चलिए फटाक से जवाब आप दे दीजिए, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जल प्रपात, वाटरफॉल। भारत के प्रमुख जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें, ज्यादातर जलप्रपात कहाँ पाए जाएंगे? कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाएंगे? कर्नाटक में। पहाड़ी वगैरह जहां पर ज्यादा रहेगा वहीं पाया जाएगा। चलिए कर्नाटक आपका हो गया। कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं? कर्नाटक की अगर हम लोग बात करें, आपका जोग, इसी का क्या नाम है? गरसोप्पा, इसी का क्या नाम है? महात्मा गांधी, या राजा रानी जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में स्थित है। ये इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, 253 से 61-62 के आसपास तक है इसकी ऊंचाई। अगर ये देखा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नदी कौन सी है? नदी कौन सी है? शरावती नदी। यही कर्नाटक में ही है एक जलप्रपात जिसका नाम है कुंचिकल। कुंचिकल की ऊंचाई लगभग कितनी है? 455 से लगभग 60 मीटर के आसपास। देखिए अब ये इधर आप बताए थे कि ये सबसे ऊंचा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा और भी कुछ जलप्रपात हैं। गोकक जलप्रपात कहां पड़ेगा ये? हाँ, नदीवा कौन सी है? गोकक नदी होगी ना। घाट प्रभा नदी कर्नाटक में। और बताए हैं, क्या नाम है? दूध सागर जलप्रपात। ये बॉर्डर पे है, गोवा प्लस कर्नाटक। मांडवी नदी गोवा की नदी मानी जाती है ना। एक और है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है? कावेरी, मांड्या जिला। अगला आपका झारखंड में भी कोई है शायद। झारखंड में हुंडरू जल प्रपात कहां पड़ेगा ये? झारखंड में। नदियां कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। छत्तीसगढ़ में वेरी इंपॉर्टेंट पुलिस भर्ती के लिए चित्रकूट इंदिरा, किसकी सहायक है? इंद्रावती। राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। महाराष्ट्र में भी कोई है? महाराष्ट्र में अंबोली घाट जलप्रपात किस नदी पर? प्रपात हिरण्य केड़ी महाराष्ट्र। और कौन सा है?
राजस्थान में एक ठो लिख लेते हैं, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी खूब पूछा जाता है ये। चंबल, चंबल नदी किसकी सहायक है? हाँ, ये राजस्थान में है ना, राजस्थान के कोटा में। राजस्थान के कोटा में। दक्षिण भारत का और प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? इसके अलावा दक्षिण भारत का और कौन सा जलप्रपात है? हाँ? तो मध्य प्रदेश में धुआंधार, कपिल धारा। धुआंधार और कपिल धारा। धुआंधार और कपिल धारा। धुआंधार, कपिल धारा, ये धुआंधार प्लस कपिल धारा, ये कहां पड़ेगा? नर्मदा नदी। दोनों नर्मदा में है। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके अलावा और कौन सा है? तमिलनाडु में कौन सा है? होगे कनाल। तमिलनाडु में है होगे कनाल। होगे कनाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। होगे कनाल जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा है जहां से थोड़ा बहुत विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। विद्युत उत्पादन। तो ये आपके प्रमुख जलप्रपात हैं। इतने से आप लोगों का काम हो जाएगा। मेघालय में कौन सा है? नोह कलिकाई। नोह कलिकाई। नोह कलिकाई। नोह कलिकाई एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जो वर्षा के कारण होता है ना। नोह कलिकाई जलप्रपात। जलप्रपात चेरापूंजी। चेरापूंजी। चेरापूंजी मेघालय। मेघालय, मेघों का घर। एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जिसका निर्माण किसके कारण हुआ है? वर्षा के कारण। यही एकमात्र ऐसा जलप्रपात है जिसका निर्माण किसके कारण हुआ है? वर्षा के कारण हुआ। डुडमा जलप्रपात। डुडमा जलप्रपात कहां है? तो छूट गया क्या? बस लास्ट यही है, ये खत्म। इसके बाद इतने से आपका काम हो जाएगा। बस इतने से। जलप्रपात। जलप्रपात। डुडमा जलप्रपात कौन सी नदी में है? उड़ीसा। नदिया का नाम है मच्छकुंड। मच्छकुंड नदी। इनका काम खत्म। अगला हम लोग अब पढ़ते हैं भारत के प्रमुख सी पोर्ट। 13 बड़े बंदरगाह। 13 बड़े बंदरगाह के बारे में पढ़ते हैं। खींच लीजिए इसका फटाक से। मैप पे जो लोग नहीं बनाए थे वो लोग बना लेंगे। दोबारा समय अब नहीं मिलेगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्या? भारत के 13 बड़े बंदरगाह। स्टैटिक जीके और ज्योग्राफी मिसलेनियस दोनों टॉपिक है, ये सबको याद होना चाहिए। ऑनलाइन वाले भी आराम से नोट धीरे धीरे करके बना लेंगे, लेटे लेटे। चलिए अगला चलते हैं। भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह। 13 बड़े बंदर देखिए, भारत के 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह। इनका नियंत्रण या संरक्षण किसके द्वारा होता है? कोई बताएगा? नियंत्रण या संरक्षण। नियंत्रण देखिए, इसको किस अनुसूची में रखा गया है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कितनी है? 3। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संरक्षण या नियंत्रण में ये चलाया जाता है। पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ट्रस्ट
ऑफ इंडिया, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्देशन में इसको चलाया जाता है। किस अनुसूची का विषय है? संविधान के किस अनुसूची का विषय है? संविधान के 7वीं अनुसूची का विषय है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 7वीं अनुसूची। अब 7वीं अनुसूची की अगर हम लोग बात करें तो जो बड़े बंदरगाह हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं, इनका जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ पर है? संघ सूची में। संघ सूची में जो मध्यम वाले हैं, मध्यम वाले, इनका समवर्ती में है, दोनों लोग मिल के इस पे कानून बनाते हैं। लेकिन जो एकदम छोटवर्के हैं, फुटकरवा है, मतलब 200 से प्लस, इस पे किसका अधिकार है? ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। समझ में आया ना? 13 बड़े बंदरगाह जो हैं, वो 13 बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं, उनका क्षेत्र क्या है, उनकी विशेषता क्या है, उसमें नवीनतम कौन है, प्राचीनतम कौन है, सबसे गहरा कौन है, कौन प्राकृतिक है, कौन कृत्रिम है ना, किसका नाम बदला गया, किसका नाम पुराना ही है, और उनकी स्थिति कहाँ पर है, कौन सा ऐसा है जो पर्यटक की दृष्टि से बेहतर है, तटीय कौन सा है, कौन सा नदीय है, मतलब नदी के मुहाने पर है, कौन सा नदी पोर्ट कहा जाता है, कौन सा साधारण पोर्ट कहा जाता है। इन सब चीज की जानकारी हम लोग किसमें करेंगे? पूरा फिगर के माध्यम से करेंगे ना, फिगर के माध्यम से। अब देखिए, अगर हम लोग देखें 13 बड़े बंदरगाहों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले कांडला लिख लेते हैं, कांडला, और उसके बाद मुंबई, मुंबई, तीसरा है नहावा सेवा, चौथा है मरमू गोवा या मरमा गोवा, मरमू गोवा या मरमा गोवा, उसके बाद मरमा गोवा के नीचे है न्यू मंगलोर, उसके बाद न्यू मंगलोर के बाद है कोच्चि। क्रम से इसी कोच्चि को ही कोचीन कहते हैं भाई, इसी कोच्चि को ही तो कोचीन कहा जाता है। 6 आपका इधर हो गया और 6 आपका उस तट पे हो गया, उसको भी लिख लिया जाए क्या? ये आपके जितने हैं, ये सब किस तट के हैं? ये सब पश्चिमी तट। अभी एकदम मैप पे इसको रटना है, एकदम दिमाग में एक एक चीज मैप बनाए, टिक करें, फटाक से आपको बता देना रहेगा कि कौन कौन सा कहां कहां पर, इस तरीके से आप याद करिए। अब उसके बाद पश्चिमी वाले चलते हैं। 7वां नीचे से चला जाए कि ऊपर से आया जाए? चलो नीचे से ही चलते हैं। सबसे पहले कौन सा है? तूती, तूती कोरिन, जो सबसे कम गहरा बंदरगाह है ना। चलो अब आगे विशेषता देखेंगे। तूती कोरिन, तूती कोरिन के जस्ट ऊपर आपका है चेन्नई, और चेन्नई के सहायता के लिए एक बनाया गया नौ आपका एन्नौर। कौन सा है? एन्नौर। अब 10 नंबर पे कौन सा है? विशाखापट्टनम, जो विश्व का मतलब भारत का सबसे गहरा, विशाखापट्टनम। उसके बाद आपका 11 नंबर पे आ जाएगा वो जो उड़ीसा में है, क्या नाम है उसका? पाराद्वीप। उसके बाद 12 नंबर पे हल्दिया, अरे हल्दिया भी है, इसके सहायता कोलकाता। और जो 13 वाला है आपका, जो एक केंद्र शासित एकमात्र सी पोर्ट है, जहां आपका कौन सा राज्य है? केंद्र शासित पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, बंदरगाह। ये आपके 13 बड़े बंदरगाह हो गए, ठीक। इनका नियंत्रण और निगरानी किसके हाथ में है? पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। इसका उल्लेख किस संविधान में है? 7वीं अनुसूची में। बड़े बंदरगाहों को किस में जोड़ा गया है? संघ सूची में। मध्यम को समवर्ती सूची में, और छोटे को कहां जोड़ा गया है? राज्य सूची में। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, इनकी विशेषता क्या क्या है, इसको भी फटाक से देख लीजिए। देखिए, पश्चिमी तट की अगर हम लोग बात करें तो पश्चिमी तट पे जितने भी बंदरगाह पाए जाते हैं, उनकी विशेषता ये है कि ये सब प्राकृतिक हैं। क्यों?
क्योंकि वहां पर डेल्टाई नदियां नहीं पाई जाती हैं, वहां पर एस्चुरी वाली नदियां पाई जाती हैं। वो अपने मुहाने के पास गाद नहीं जमा कर पाती हैं, गाद नहीं जमा कर पाती हैं तो आसानी से गढ़ा रहता, आसानी से जहाज आती हैं और लग जाती हैं। मतलब उधर बहुत ज्यादा खर्चा सरकार का नहीं लगा। पूर्वी तट पे ठीक ठाक खर्चा लगता है। आओ इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। मैप में अगर हम लोग बात करते हैं ये देखिए, देखिए पहले एक बंदरगाह हुआ करता था, कराची बंदरगाह, आजादी से पहले। तो ये कराची था, वर्तमान में ये कहां चला गया है? पाकिस्तान में। वर्तमान में ये कहां है? पाकिस्तान में चला गया है। अब ये जो कराची बंदरगाह है वर्तमान में कहां चला गया है? पाकिस्तान में। जब आजादी से पहले ये कहां हुआ करता था? अरे आजादी से पहले कहां हुआ करता था भैया? भारत में। अरे अब जान लिए भारत में रहता था। तो इधर से इस उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जहाजें जो आती थी उधर से, वो अपना कराची पे उतर जाती थी, वहां से माल सप्लाई हो जाता था। जब बीच में यहां पर एक लाइन का निर्धारण हो गया, इस लाइन का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। तो जब रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण हो गया, कराची जो है पाकिस्तान में चला गया, तो अब भारत के लिए बहुत जरूरी पड़ गया। तब भारत ने अपना स्वयं का एक पोर्ट बनाया, उसका नाम रखा क्या? यह देखा, ये कौन सा दल वो है खाड़ी? कच्छ की खाड़ी। और ये वाली कौन सी खाड़ी है? इस बंदरगाह का नाम है क्या? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह स्थित है कहां? गुजरात में। गुजरात में किस जगह पर स्थित है? ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी समझिएगा, ज्वार आता है और फिर वापस चला जाता है। ऊपर चढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? ज्वार। और नीचे गिरने की घटना को भाटा कहते हैं। तो जब ज्वार ढकेलता है तो जहाजें उन्हीं के साथ सुन्न से आ जाती हैं और मालवाल उतारे रहती हैं। और जैसे जब ज्वार आएगा और जब फिर लौटेगा, तब तक वो अपन स्टार्ट किए रहे, बस क्लच छोड़िए, आसानी से चली जाएंगे। कहीं ना कहीं ये ज्वार भाटा की आने के कारण इस पे जहाजों का आवागमन थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया है, आसान हो गया है। यही कारण है इसको ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वारीय बंदरगाह। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? जो कांडला बंदरगाह है इसको क्या कहते हैं? ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह। ज्वारीय बंदरगाह इसको कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? यहां पे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है, फ्री ट्रेड जोन। मुक्त व्यापार क्षेत्र। मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा सरकार यहां पे टैक्स वगैरह नहीं लगाती है, आराम से जहाजें आए और व्यापार करके जाएं और भारत में सामान उतार के जाएं। इसका नाम वर्तमान में क्या रखा गया है? क्या नाम है इसका? पंडित दीनदयाल। तो वर्तमान नाम इसका क्या है बाबू? हाँ, इसका वर्तमान नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। क्या नाम रख दिया गया है? कांडला का वर्तमान नाम क्या है? हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। और यह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। व्यस्ततम बंदर, क्योंकि फ्री ट्रेड जोन है, तो भैया जहां पर कम टैक्स लगे वहां पर जहाजों का आवागमन ज्यादा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जहाजें कहां पर आती हैं, बंबई में आती हैं। यहां पे व्यस्ततम का मतलब एक आई एक गई, खटाक से एक आई एक गई। पूरे जहाजों का लगभग 1/5 मतलब 1/5 भाग अकेले कहां रहता है? मुंबई पे। बंबई पे। चले बंबई पे हम लोग सीधे। कांडला से इससे आपका अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कांडला आप देख रहे हैं ये, और ये कच्छ की खाड़ी है। ये सब आपको हमने बहुत पहले ही बताया है इंडियन ज्योग्राफी में ही। इसीलिए कह रहे थे कि उस चीज को आप याद कर लीजिए, ये ताकि ये आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। चलो भैया, बंबई। ये देखिए, ये कौन सा द्वीप है? सालसेट। और यही पर स्थित है कौन सा? बंबई पोर्ट। बंबई पोर्ट। इसकी सहायता के लिए एक बना दिया गया, क्या नाम? नहावा सेवा पोर्ट। नहावा
सेवा पोर्ट। इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसका नाम हो गया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो वर्तमान नाम इसका क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। नहावा सेवा की अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण क्यों किया गया? इसका निर्माण बंबई के भार को कम करने के लिए किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा आता जाता था। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पश्चिमी तट का बंदरगाह कौन सा है? बंबई। बंबई बंबई सबसे प्राचीनतम है, बंबई सबसे बड़ा ट्रैफिक वाला है। लेकिन आधुनिक कौन है? नहावा सेवा। नहावा सेवा, नहावा सेवा। और सबसे प्राचीन कौन सा है? हाँ, तो यहां आप लिख सकते हैं, ये जो है सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर। और ये जो है सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है आपका? बंबई। तो 1 नंबर पे आपने क्या पढ़ा? 2 नंबर पे आपने, और 3 नंबर पे नहावा सेवा पोर्ट का निर्माण किस लिए किया गया? हाँ, बंबई के भार को कम करने के लिए, बंबई के भार को कम करने के लिए। ये पूरी तरह से सबसे आधुनिक बंदरगाह है, पूर्णतः यंत्र संचालित है, पूर्णतः यंत्र संचालित। सारा काम किससे होता है? पूरा यंत्र संचालित है। तो पहला जो है, सबसे पहला जो है मशीनरी वाला कौन सा है? हाँ, तो ये पूर्णतः यंत्र यंत्र नियंत्रण संचालित पोर्ट है, संचालित है। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे आधुनिक है ये सबसे क्या है? आधुनिक है, सबसे आधुनिक है। और बंबई की बात करें तो सबसे पुराना है। और बंबई की विशेषता क्या है? कि सबसे ज्यादा जहाजों का आवागमन भारत के कुल जहाजों का वो 1/, अकेले इसी के पास रहता है। इसके पास। अब अगला हम लोग चलते हैं गोवा में, सीधे आ जाते हैं। गोवा में है, उसका नाम क्या है? मुर्मू गोवा या मरमू गोवा, सब सही है। गोवा। ये किस नदी के मुहाने पर है? इसकी विशेषता है कि ये जो है सबसे पर्यटक की दृष्टि से सबसे सुंदर पोर्ट है। जुआरी नदी के मुहाने पर। किस नदी के मुहाने पर? जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर। कौन सा? और राज्य कौन सा है? तो गोवा से दिख ही रहा है आपका, कौन सा राज्य है? गोवा है, मरमू गोवा। इसकी विशेषता क्या है? हाँ, पर्यटक वाला बंदरगाह कह सकते हैं, बंदरगाह, पर्यटक वाला बंदरगाह। अगला आपका है, सीधे हम लोग चलते हैं कहां? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलौर पोर्ट, मंगलौर पोर्ट, न्यू मंगलौर पोर्ट कहां आपका है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सा है? यह सबसे जो है देखा जाए तो बहुत ही प्राचीनतम है। का निर्माण लगभग हुआ था 1975 के आसपास। यहाँ से जो कुंद्रेमुख की कोयला वाली खान है, वहाँ से आयात निर्यात बहुत ज़बरदस्त किया जाता है। लौह अयस्क का निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ से किया जाता है? ईरान से आना जाना होता है ना। कौन सी है? कुंद्रेमुख की खान। कहाँ पड़ेगा ये? कौन सा? हाँ, बिल्कुल है, सबसे पुराना है। इस तरह से सबसे पहले, मतलब यहां से सबसे 1975।
कोची या कोचीन, कोची या कोची या कोचीन, ये आपका कहां पड़ेगा? इसमें कुछ है ही नहीं है। इसकी विशेषता ये है, यहीं पर हमने एक झील आपको पढ़ाया था, खूब लंबी झील है। झील का क्या नाम है? यकदम उसी बेम्बनाड झील के ठीक मुहाने पर स्थित है, और वहीं पर सबसे बड़ा शिपयार्ड भी तो है उसी में। शिपयार्ड किस नदी के मुहाने पर है? बेम्बनाड झील, बेम्बनाड झील के मुहाने पर यह स्थित है, बेम्बनाड झील के मुहाने पर। बेम्बनाड झील के मुहाने पर है, मुहाने पर है। जगह नहीं है, चलिए हो गए। क्या भैया, मुंबई को छोड़ के इन सब में सबसे पुराना कौन सा है आपका? इसका निर्माण बहुत पहले हुआ था, जब हमारे भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, और अंग्रेजों का आगमन के समय से ही ये पोर्ट चल रहा था, है ना भैया? अंग्रेजों के समय से 1608 ईस्वी में अंग्रेज इसी बंदरगाह के उत्तर में छोटा बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह, मतलब वो छोटा है, छोटे बंदरगाह में है, और उससे पहले ये चल रहा था। तो 3 केंद्र उस टाइम बनाए गए थे, एक कलकत्ता बनाया गया था, एक बंबई बनाया गया था, और एक मद्रास बनाया गया पहले से ही, है ना? लिए घसीट लीजिए, जल्दी घसीटिए। कयाल झील का मतलब क्या होता है? देखिए, कयाल का मतलब ये होता है कि जो बेम्बनाड झील है वो किससे जुड़ी हुई है? समंदर से। तो केरल में जो झीलें समंदर से जुड़ी हैं उनको कयाल कहते हैं, ठीक? तो कयाल कहा जाता है। अरब की रानी किसको कहते हैं? किस बंदरगाह को? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि को? सही है, लिख लीजिएगा उसमें। हो गया? सीटी जल्दी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पूर्वी। आगे चलें। 1 मिनट कितना समय लगाओगे? तब तो बहुत लग जाएगा। अरब सागर की, अरब सागर की रानी कहा जाता। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग पूर्वी। कै हो गया इसमें? 7। 1 2 3 4 5 6, 6 आपका ये प्रमुख हो गया, ठीक? अब हम लोग 6 उसके अगले तरफ देख लेते हैं, दूसरे तरफ। उसके बाद एक आपका सी पोर्ट वहां है, क्या नाम है उसका? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला कौन सा है? पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, ये आपका पूर्वी तट है। सबसे पहले हम लोग कौन सा लिख लेते हैं? तूती कोरीन, कोरीन। तमिलनाडु में 3 है, एक तोती कोरीन है, चेन्नई है, और एक आपका एन्नौर है। ये सब पूरा फिगर पे ही रटने का प्रयास करिए, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। ये तीनों आपका कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तूतीकोरिन का वर्तमान नाम?
वर्तमान नाम BO चिदम्बरम पोर्ट। BO चिदम्बरम कौन थे? BO चिदम्बरम तमिलनाडु के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1906 में ही पहली बार स्वदेशी जलवाहक पोत बनाया था, जो श्रीलंका पानी से कोलंबो और इसके बीच में चलती थी। तूतीकोरिन की विशेषता यह है भैया कि यह सबसे कम गहरा है। 15-20 किलोमीटर पहले ही बड़ी जहाजों को रोक दिया जाता है वहीं, और फिर यहां से छोटी जहाजें सन्न से जाती हैं, सामान लाद के भन्न से लाके यहां गिरा देती हैं। उसकी खुदाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसके नीचे क्या है? चट्टान है। उसके नीचे चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान है, जो आप खोद नहीं सकते हो, है ना। के कारण ये सबसे क्या है? सबसे कम गहरा बंदरगाह है। सबसे कम गहरा बंदरगाह। सबसे कम बंदरगाह गहरा कौन सा है? ये 7 नंबर पे हो गया, ये 8 नंबर पे हो गया, और ये आपका 9 नंबर पे हो गया। ठीक, 9 नंबर पे कौन सा है? एन्नौर। चेन्नई की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पुराना है, 1875 मतलब पश्चिमी तट का, सॉरी पूर्वी तट का सबसे प्राचीनतम कौन सा है? और इस तट का सबसे प्राचीनतम कौन था? बंबई। और सबसे उत्तर का प्राचीनतम कौन है? कोलकाता। हल्दिया, मतलब वो एक नदी है, मतलब नदी द्वीपीय, नदी के अंदर है, वो समंदर में पूरी तरह से नहीं है। वो नदी है, हुगली नदी का जो मुहाना है, खूब चौड़ा मुहाना है, उसी के अंदर में आसानी से जहाजें आती हैं और माल लेके चली जाती हैं। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो निजी क्षेत्र के, मतलब निगम, कारपोरेट निगम? एन्नौर जो है वो निजी क्षेत्र का है। चेन्नई की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पुराना 1875 ईस्वी, यहीं पर बनाया गया एन्नौर की विशेषता क्या है? निजी क्षेत्र का है और पूर्णतया कंप्यूटराइज है। ये निजी क्षेत्र का बंदरगाह है ना, निजी क्षेत्र का बंदरगाह एन्नौर। ये तीनों आपके कहां पर हैं? तमिलनाडु में। तीनों कहां हैं? तमिलनाडु में। तीनों आपके तमिलनाडु में। एन्नौर का वर्तमान नाम? एन्नौर का वर्तमान नाम? एन्नौर का वर्तमान नाम क्या है? कामराज पोर्ट। वर्तमान नाम? वर्तमान नाम कामराज पोर्ट। वर्तमान नाम। पूर्णतया क्या है ये? पूर्णतया कंप्यूटराइज बंदरगाह। इसके ऊपर कौन सा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। सबसे गहरा पोर्ट। सबसे गहरा पोर्ट। अगला आपका कौन सा है? पारादीप। कहाँ है ये? उड़ीसा में। उसके बाद हल्दिया। इसी के सहयोग कोलकाता। अरे कोलकाता पहले ही था, लेकिन बाद में किसका निर्माण कर दिया गया? हल्दिया। तो हल्दिया और कोलकाता दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, एक ही है यहाँ। तो वर्तमान नाम क्या है? 2020 में नाम बदला गया था इसका।
क्या नाम है? कोई बोला तो अभी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्तमान नाम? वर्तमान नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नदी बंदरगाह। हुगली नदी पर एक बांध बनाया गया है इसके पानी को साफ करने के लिए। मतलब जब पानी तेजी से छोड़ा जाएगा तो जितना कूड़ा कचरा रहेगा सब बह के कहां चला जाएगा? समंदर में। उस बैराज का क्या नाम है? तो क्या नाम है उस? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज किस राज्य में बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर? गंगा। गंगा नदी पर बनाया गया और हुगली नदी के पानी को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए, ताकि क्यूसेक और क्यूमेक की मात्रा उसकी बढ़ जाए। जब बढ़ जाएगी तो सीधी सी बात है क्या होगा? तेजी से बहेगा। सवाल पूछा जाएगा कि 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे बड़ा टर्मिनल किसके पास है? जो एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल, एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर हुआ कहां हो जाएगा? सबसे बड़ा पूरे एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल, पूरे एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। पारादीप कहां है? उड़ीसा। पारादीप उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा। इसका निर्माण कब किया गया था? 1962 में। स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर निर्मित होने वाला पहला पोर्ट है कौन? पारादीप है। पारादीप स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद का पहला पोर्ट 1960 कौन है? गहराई की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। राज्य कौन सा होगा? बना लीजिए, घसीटिए जल्दी। पारादीप किस नदी के मुहाने पर है? ये बताइए कौन सी नदी है वहां? बताए थे। अरे नदी महाराज हम पूछ रहे हैं। गजब प्राणी हो। महानदी नहीं है, महानदी के मुहाने पर। महानदी के मुहाने। निजी क्षेत्र का बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? यही विशाखापट्टनम। कहाँ है? जहाज नहीं यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है, उस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज। उस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज। जैसे डॉल्फिन का थुथुनवा नहीं होता है, नोजवा निकला रहता है, उसी प्रकार से वो पहाड़ी निकली हुई है। तो पहाड़ी जब निकली हुई है, जैसे ये विशाखापट्टनम है, तो अब ये ऐसे देखिए, ऐसे ये ऐसे थुथुन निकला है, ये ऐसे इसी में। अब इधर से जब ये थुथुन निकला हुआ है तो इधर से कितना बड़ा हिलोरे लेगा, ये क्या करेगा? रोक लेगा। तो यहां पर गाद उतना ज्यादा नहीं आ पाएगा। ये कौन सा है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी इसको कहते हैं। डॉल्फिन नोज पहाड़ी। इसी कारण से जो है विशाखापट्टनम सबसे गहरा पोर्ट एवं सुरक्षित भी है। इसका यही कारण है, सबसे सुरक्षित पोर्ट। गहराई के साथ साथ सबसे सुरक्षित भी है। निजी क्षेत्र का कौन सा है? और टोटल कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। हम लोगों का बच कौन रहा है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आपका कहां पर स्थित है? 13 वाला, नंबर 13 वाला कहां है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर एकमात्र यूनियन टेरिटरी जो आपका कहां पड़ेगा? अंडमान क्षेत्र में। ये 13 नंबर पे है। ठीक, 9 हो गया, ये 10 हो गया, 11 हो गया और ये दोनों 12। और वो आपका पूरा बंदरगाह आपका जलप्रपात भी समाप्त हो गया, बंदरगाह भी समाप्त हो गया और
झील भी समाप्त हो गया। चावल का निर्यात सबसे ज्यादा किस बंदरगाह से किया जाता है? चावल का निर्माण सबसे ज्यादा, निर्यात मतलब कहां से है? चावल उड़ीसा। मुहाना कौन सा? महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में भारत की सांगपो कहते हैं। सांगपो। सांगपो क्या कहते हैं? सांगपो नहीं कहते हैं भाई, हांगहो कहते हैं। हाँ, हांगहो कहते हैं, क्योंकि हांगहो नदी पीली नदी है और पीली नदी के किनारे मिट्टी की अधिकता पाई जाती है और जिसके कारण वहां पर चावल बहुत ठीक ठाक होता है, इसलिए चीन को चावल का कटोरा कहते हैं और भारत में छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। महानदी के दोनों तट के किनारे किनारे पीली मिट्टी अधिक पाई जाती है और इसीलिए इसको भारत की हांगहो कहते हैं। किसको? तो चावल यहां होगा तो हल्दिया से पोर्ट कराया जाएगा। कहां से? हाँ, इसी पारादीप से ही चावल का सर्वाधिक निर्यात। निर्यात मंगाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निकाला जाता है तो उसको क्या कहते हैं? निर्यात। निर्यात। लौह अयस्क निर्यात होता कहां से? मसाला वगैरह का ज्यादातर निर्यात होगा पश्चिमी तट के जितने भी हैं, मसालों का ज्यादातर निर्यात पश्चिमी तट का। कोनो दिक्कत? कौन सा सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? कौन सा सबसे सुरक्षित व्यापार मुक्त व्यापार वाला कौन सा है? मुक्त व्यापार। भारत का सबसे व्यस्ततम कौन सा है? भारत का सबसे ज्यादा जहाज रोकने स्थिर करने वाला कौन सा है? नहावा सेवा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। कोलकाता का दूसरा नाम क्या है? हैं? श्यामा प्रसाद। श्यामा प्रसाद। तूतीकोरिन का क्या नाम है? तूतीकोरिन का भी कोई नाम है? बीओ चिदम्बरम। बीओ चिदम्बरम। एन्नौर का क्या नाम है? कामराज। एन्नौर का क्या नाम है? कामराज। एन्नौज का क्या नाम है? कामराज। कोनो दिक्कत यहां तक हो गया इतना? चलिए बना लीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कोई नया और टॉपिक देखा जाएगा। कोनो दिक्कत यहां तक? एक बार बना दीजिए फटाक से, 2 मिनट का काम है, बस हम बुनका रख रहे हैं, आप बताते हुए चले जाइए। चलिए, ये वाला कौन सा है? ये वाला, ये मरमो गोवा, ये तूतीकोरिन के बाद सहायता के लिए तीनों कहाँ हैं? ये कहाँ है? ये वाला कहाँ है? ये वाला गुजरात। यहाँ कौन सा है? कोलकाता। ये कौन सा है? हल्दिया। दोनों मिला के ये वाला कौन सा है? ये कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। कौन सा इसमें जो ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय सही है ना? बस यहां तक आज